गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और इन इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे वो देख लिया था। ठीक है, मैंने बता दिया था कि इस तरह से आप हैंडल करोगे जब आ जाए इस टाइप का इनइक्वालिटी आ जाए तो किस तरह से। मैंने ये इनइक्वालिटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बता दिया था। इस टाइप का इनइक्वालिटी आए तो इस तरह हैंडल करना है, इस टाइप का है तो इस तरह। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं इसी तरह प्रॉब्लम्स को मतलब यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट्स को सिखाऊंगा। ठीक है, और प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक अलग सीरीज बना रहा हूँ, प्रॉब्लम सेशन ऑफ फंक्शन फॉर जेईई एडवांस। ठीक है, तो उसमें मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी है जो बोर्ड एग्जाम्स या मेंस लेवल तक की तैयारी करने आए। ठीक है, तो उनके लिए फंक्शन को डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। ये सब देखिए कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह, उस जो 11th में आपका कमजोर रह गया था तो यहाँ पे मैं उसको मजबूत करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे वो लोग जो सिर्फ 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीबीएसई या फिर जेईई मेन तक की, वो थोड़े बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अलग एडवांस के प्रिपरेशन के लिए मैं अलग एक सीरीज ही ला रहा हूँ, प्रॉब्लम सेशन ऑफ फंक्शन फॉर जेईई एडवांस। ठीक है, तो वहां हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट्स को पूरा क्लैरिफाई करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ठीक है, एक आध एग्जांपल, दो चार एग्जांपल भी करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें हम प्योरली कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और एडवांस के लिए हम एक अलग से प्रॉब्लम सेशन का सीरीज ला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व logarithmic equations. How to solve logarithmic equations and inequations. हेडिंग क्या है हमारा? हाउ टू सॉल्व लॉगरिथमिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। ठीक है, अब मैं इसमें अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करता हूँ एक एक करके। देखिए जिसमें टाइप 1 है हमारा, टाइप 1 मान लीजिए आपको इक्वेशन इस तरह का मिल जाए कि log f of x बेस a इज इक्वल्स टू log g of x बेस a। ठीक है, इस तरह का। तो सबसे पहले क्या देखना है कि a जो है हमारा, a का वैल्यू देखना है, a चेक करना है कि क्या a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 है। अगर ये हुआ a ग्रेटर देन 0 हुआ और नॉट इक्वल्स टू 1 हुआ तो डायरेक्ट हम लिख देंगे यहां से f of x इज इक्वल्स टू g of x, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा उसको हम सॉल्यूशन आंसर कर देंगे। ठीक है, उसको हम आंसर कर देंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अभी ये अधूरा काम है। ठीक है, f of x इज इक्वल्स टू g of x करके तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और आंसर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, f of x इज इक्वल्स टू g of x से हमारा कुछ सॉल्यूशन आएगा, मैं उसका नाम दे देता हूं s1। ठीक है, अभी उस सॉल्यूशन को हम आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास एक दो चीज और बची है। देखिए लॉग के अंदर जो होता है, लॉग का डोमेन क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, x कहां से कहां 0 से इंफिनिटी तक बिलोंग करता है, यानी कि लॉग के अंदर का जो वैल्यू होता है ये हर हाल में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f of x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये करेंगे। ठीक है, तो यहां से कुछ सॉल्यूशन आएगा s2, फिर g of x इसी तरह ग्रेटर देन 0। ठीक है, तीसरा हमें ये करना होगा। ठीक है, तो यहां से कुछ सॉल्यूशन आएगा तो s3। अब फिर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, s1 इंटरसेक्शन s2 इंटरसेक्शन s3। ठीक है, यहां से जो सॉल्यूशन आएगा हमारा, ठीक है, उसको हम फाइनल सॉल्यूशन मान के आंसर करेंगे। क्या क्या करेंगे? पहले a को चेक करेंगे। ठीक है, कि a क्या है, a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 है, मतलब ठीक है। चलिए
अब हम आगे बढ़ेंगे और f ऑफ x को g ऑफ x से इक्वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ सॉल्यूशन आएगा, नाम दे दिया मैंने s1। फिर f ऑफ x को ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन आएगा, नाम दे दिया s2। फिर g ऑफ x ग्रेटर देन 0 करेंगे, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन आएगा, नाम दे दिया मैंने s3। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, तब जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब देख सकते हैं आप, चलिए ठीक है, तो ऐसा कर देंगे। अब देखिए, अगर टाइप 2 ये अगर हमारे पास आ जाए log f ऑफ x बेस h ऑफ x इज इक्वल्स टू log g ऑफ x log g ऑफ x बेस h ऑफ x, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप का आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, जब इक्वेशन इस टाइप का आ जाए तब हमारा काम क्या क्या होगा? तो सबसे पहले h ऑफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है, h ऑफ x ग्रेटर देन 0, h ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 1, ये दूसरा। पहले हम ये करेंगे तो यहां से हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, नाम दे दिया मैंने s1। h ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, जब करेंगे तो यहां से कुछ आएगा हमारा s2, कुछ सॉल्यूशन आएगा। पहले h ऑफ x ग्रेटर देन 0 से कोई सॉल्यूशन आएगा, इसका नाम हमने दे दिया s1। h ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 1 से भी आएगा, जिसका नाम हमने दे दिया s2। अब फिर क्या करेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इक्वेट कर देंगे। इसको डिफाइन करने के बाद देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा ये कांस्टेंट था, बेस कांस्टेंट था, तो हमने बहुत आसानी से बेस को सिर्फ चेक किया और उसके बाद प्रोसीड कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें बेस को भी डिफाइन करना है, यानी कि बेस ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी सॉल्यूशंस आएंगे। फिर f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x करूंगा तो s3 सॉल्यूशन कुछ आएगा, जिसका नाम s3 हमने दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, f ऑफ x ग्रेटर देन 0, s4, यहां से जो सॉल्यूशन आएगा, नाम दे दिया हमने s4। फिर हम करेंगे g ऑफ x ग्रेटर देन 0, जिसका सॉल्यूशन मैंने नाम दे दिया s5, ठीक है। अब देखिए पांचों जो सॉल्यूशन है s1 s2 s3 s4 s5, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। s1 इंटरसेक्शन s2 इंटरसेक्शन s3 इंटरसेक्शन s4 इंटरसेक्शन s5, ठीक है। अब इन पांचों का इंटरसेक्शन लेने पर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। इन पांचों का इंटरसेक्शन लेने पर जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए पहले दो टाइप जो है वो तो लॉगरिथमिक इक्वालिटीज के लिए होगा, ठीक है, कि जब इक्वालिटी होगा तब क्या करेंगे। अब जो अगला टाइप होगा हमारा वो इनइक्वेशन के लिए होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट कीजिए, मैं रफ करता हूं इसको। अब देखिए टाइप 3, टाइप 3 होगा हमारा log f ऑफ x बेस a ग्रेटर देन log ग्रेटर देन log g ऑफ x बेस a, ठीक है। इस टाइप का जब इक्वेशन होगा, ठीक है, इन इक्वेशन होगा, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले अब जो है हमारा चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ही करेंगे कि a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन उसके बाद अब ए का भी हम दो पार्ट में ए को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। लेकिन ए को दो पार्ट में स्प्लिट करने से पहले हम कुछ और काम कर लेते हैं। जैसे इसको डिफाइन, ये दोनों फंक्शंस डिफाइन होने के लिए सबसे पहले f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग के अंदर में है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, g ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आगे डिफाइन करते हैं। अब दो केसेस, ठीक है। अब इसके दो केसेस देखिए, यहां तक तो आपको चलना ही होगा। ये आपको ये दो सॉल्यूशन S1 और S2 ये तो आपको निकालना ही होगा और ये चेक करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब दो पार्ट में इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट जब a जो है आपका क्या है 0 से 1, ठीक है। और दूसरा जब a क्या है ग्रेटर देन 1। देखिए जब a 0 से 1 है तो ग्राफ कैसा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का? ग्राफ आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जब a जो है आपका 0 से 1 के बीच में होता है, जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए जब ग्राफ इस तरह का है, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, यानी कि बढ़ते हुए x के लिए घट रहा है। देखिए x जब बढ़ रहा है, ठीक है, x इंक्रीज कर रहा है तो log x बेस a जो है आपका वो डिक्रीज कर रहा है, है ना। यानी कि अगर ऐसे ग्राफ में आप देखिए, अगर हो log x टू बेस a ग्रेटर देन log x 1 बेस a, log x2 बेस a जो है log x1 बेस a से बड़ा है, ठीक है, दे दिया हुआ है रिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि x2 x1 से बड़ा है कि x2 x1 से छोटा है, क्या मीनिंग होगा? देखिए इसका वैल्यू बड़ा है, ठीक है, तो जिसका बड़ा है कुछ इधर होगा। अच्छा छोटा वाला मान लीजिए कुछ इस तरफ होगा, राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड वाले बड़ा वाला जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में होगा और छोटा वाला राइट साइड में होगा। तो x किसका बड़ा होगा? देखिए ये वाला x1 और x2 में आप कंपेयर कीजिए तो किसका वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, जो राइट साइड में है। और राइट साइड में कौन है? छोटा वाला, यानी कि log x1 बेस है, यानी कि x1 बड़ा होगा और x2 हमारा छोटा होगा, ठीक है। देखिए डिक्रीजिंग ग्राफ है तो log x2 बेस है, तो log देखिए डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, तो जिसका log का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा, वो उसका x का वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। जिस x के लिए log का वैल्यू बड़ा होगा वो x छोटा होगा या नहीं होगा? तो यहां से देखिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे x1 लेस देन x2 और यहां से भी हम ग्राफ से भी देख पा रहे हैं कि x1 राइट साइड में आ रहा है, x2 लेफ्ट साइड में, ठीक है। शायद ओवर एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए था, आप लोग समझ पा रहे हैं। बस इतना समझिए कि डिक्रीजिंग ग्राफ है तो जो छोटा, तो ज्यादा बड़े x के लिए वैल्यू छोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, log f ऑफ x बेस a ग्रेटर देन log g ऑफ x बेस a, और a क्या है 0 से 1 के बीच में। तो इसमें देखिए बड़ा वैल्यू किसके लिए आता है, ठीक है, छोटे x के वैल्यू के लिए। यहाँ नहीं कि f ऑफ x छोटा होना चाहिए g ऑफ x, तो यहां से क्या आएगा f ऑफ x लेस देन g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x। तो देखिए इसका नाम मैं S3 दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपका ये जो कांस्टेंट है बेस जो है वो अगर 0 से 1 के बीच में हुआ, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, ठीक है। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो कि अगर कुछ इस तरह का मिला, ठीक है, इनइक्वालिटी, और ये जो है 0 से 1 के बीच में होगा बेस, ठीक है, तो ये वाला रिवर्स हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि f ऑफ x लेस देन g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से जो सॉल्यूशन आएगा और ये और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। लेकिन जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा, यानी कि f ऑफ x जो आपका ग्रेटर देन g ऑफ x रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में आपका ग्राफ जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। देखिए बड़े x के लिए ग्राफ भी ऊपर आएगा, इसका मतलब बड़े x के लिए log का भी वैल्यू बड़ा आएगा, ठीक है। तो log का वैल्यू बड़ा आ रहा है, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 है और log f ऑफ x बेस से बड़ा आ रहा है log g ऑफ x बेस a से, इसका मतलब f ऑफ x g ऑफ x से बड़ा है।
तो इसका नाम, यहां से जो सॉल्यूशन आएगा उसका नाम दे दिया मैंने S4। तो अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो उस केस में फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 पे आते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसी में देखिए, हाँ ये तो क्लियर हो गया, अगर इसी जगह log f of x बेस a लेस देन log g of x बेस a आ गया। ठीक है, तो बात वही है, f of x की जगह g of x रख दिया गया, g of x की जगह f of x रख दिया गया। ठीक है, फिर हम a का वैल्यू सबसे पहले, फिर इसमें भी क्या करेंगे, f of x a का वैल्यू चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, उतना होगा। उसके बाद f of x ग्रेटर देन 0 करेंगे, g of x ग्रेटर देन 0 करेंगे। ठीक है, फिर अगर a जो है 1 से बड़ा हुआ तो f of x लेस देन g of x हो जाएगा, यानी कि इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा। और फिर S1 S2 S3 का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे और फाइनल सॉल्यूशन आंसर कर देंगे। लेकिन अगर a 0 से 1 के बीच में हुआ तो क्या हो जाएगा, f of x ग्रेटर देन g of x हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन अगर इसका नाम हम S4 दे दे तो उस केस में क्या करेंगे, S1 S2 S4 का इंटरसेक्शन ले लेंगे और फाइनल सॉल्यूशन आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए जल्दी से, मैं रफ करूंगा अब इसको। अब देखिए अगला टाइप यानी कि टाइप 4। ठीक है, देखिए अगर log f of x बेस h of x ग्रेटर देन log f of x बेस g of x आ गया तो ठीक है। अच्छा एक चीज सुनिए, अगर इसी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली बात आती है ना, ठीक है, तो जहां हम f of x ग्रेटर देन g of x या फिर f of x लेस देन g of x करते हैं, ठीक है, f of x लेस देन g of x करते हैं, वहीं पे इक्वालिटी का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी भी होल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जहां इक्वालिटी नहीं होगा यहाँ पर तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, यहाँ या यहाँ, लेकिन अगर यहाँ हुआ तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया, छोटी बात है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे यहाँ h of x होगा, यहाँ g of x, क्या लिखा हुआ, log f of x बेस h of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू log g of x बेस h of x। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि बेस भी वेरिएबल है। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब केस डिफाइन करेंगे अलग अलग। ठीक है, अब सबसे पहले काम तो हम करेंगे, सबसे पहले काम तो अभी हम ये करेंगे कि f of x को लिखेंगे ग्रेटर देन 0। यहां से हम लेंगे पहला S1 निकाल लेंगे। ठीक है, कोई सॉल्यूशन आएगा, नाम दे देंगे S1। उसके बाद क्या करेंगे, g of x को कर देंगे ग्रेटर देन 0, यहां से नाम दे देंगे S2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, कि ले लेंगे कि h of x, ठीक है, अगला केस लेंगे कि h of x जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, h of x को हमने ले लिया ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहां से भी कुछ सॉल्यूशन आएगा जैसे ही हम h of x ग्रेटर देन 1 करेंगे। ठीक है, तो h of x हम ग्रेटर देन 1 करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम मैं दे देता हूं S3।
तो एच ऑफ एक्स हम ग्रेटर देन 1 करेंगे तो देखिए इक्वालिटी जो है, ठीक है, ये सॉरी ये जो इनइक्वालिटी है रिवर्स नहीं होगा, सेम ही रहेगा क्योंकि बेस 1 से ज्यादा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर एच ऑफ एक्स अगर मैंने 0 से 1 के बीच में लिया, ठीक है, एच ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में अगर हमने लिया तो क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल इनइक्वालिटी जो है रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका नाम मैं S3 और इसका नाम S4 दे दूं, ठीक है, यहां से जो सॉल्यूशन है उसको मैंने बोल दिया कि S4, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल, और इसका नाम मैं दे देता हूं थोड़ी देर के लिए S5 और इसका नाम S6, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पे हर जगह से सॉल्यूशन आ रहा है, यहां पे हर जगह से सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से, यहां से। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए जब मैंने h ऑफ x को ग्रेटर देन 1 किया तो ये इक्वालिटी आ गया, ठीक है, ये आया। इसका मतलब यहां से जो अब हम फाइनल सॉल्यूशन क्या देंगे, तो हम फाइनल सॉल्यूशन देंगे S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 इंटरसेक्शन S4 यूनियन S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 इंटरसेक्शन S4, ठीक है। देखिए ये हमारा हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब आप इस तरह के इनइक्वालिटी को आराम से हैंडल कर सकते हो, इन टाइप्स को आप याद रखोगे, ठीक है, और क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से आप इन सब टाइप के आप इन इक्वेशंस को हैंडल कर सकते हो, ठीक है, इक्वेशन या इन इक्वेशन को। यहाँ पे देखिए आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, लेकिन ये ज्यादा आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब क्लियर होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेशन में मैं इसका क्वेश्चन इस पे खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये सब एडवांस पर्पस से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सब मतलब इस टाइप के इनइक्वालिटी, कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वालिटी बोर्ड या जेई मेन में नहीं आते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वालिटीज है फॉर जेई एडवांस। तो देखिए मैंने क्या किया कि इसके डिफरेंट के लिए एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन 0 किया क्योंकि लॉग के अंदर है, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 किया, ये भी लॉग के अंदर है। अब एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। अब सुनिए, सॉरी मैंने दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है, एक में जब एच ऑफ एक्स को मैंने ग्रेटर देन 1 ले लिया तो उस केस में इनइक्वालिटी क्या है, क्या सेम रह जाएगा, और दूसरे में 0 से 1 के बीच में ले लिया तो रिवर्स हो गया इनइक्वालिटी। अब मैंने इसका अब एक सॉल्यूशन आया हमारा S1 S2 S3 और S4 को कॉमन करने से सॉल्यूशन आया, ठीक है, सॉल्यूशन का एक पार्ट आ गया। फिर S1 S2 S5 और S6 को कॉमन करते हैं, वो सॉरी यहाँ पे भी S3 S4 ही हो गया, S5 S6 को कॉमन करने से हमारे पास एक और सॉल्यूशन का पार्ट आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया, फाइनल सॉल्यूशन में तो दोनों ही होगा, दोनों पार्ट में सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन में तो दोनों पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, तो मैंने यूनियन ले लिया, ठीक है। चलिए तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक अगले नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जो नया फंक्शन है उसको इंट्रोड्यूस क्या करना वो तो आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूं, उनके डोमेन रेंज और ग्राफ्स वगैरह को फिर से रिकॉल करवाता हूं, ठीक है। अब जो हमारा अगला फंक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है। देखिए आप जानते हैं पहले से ही कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, ठीक है। y is equals to sin x, y is equals to cos x, sin x cos x, tan x
और फिर इन सब का रेसिप्रोकल y इक्वल्स टू cosec x, y इक्वल्स टू sec x cot x। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x और cot x। ठीक है, जिनको आप अच्छी तरह से पहले से जानते हैं, इनके डोमेन रेंज को भी आप जानते हैं और इनके ग्राफ को भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से उसको पढ़ाऊंगा, अच्छे से रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं y इक्वल्स टू sin x। ठीक है, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, y इक्वल्स टू sin x। अब एक बात बताइए कि sin x का डोमेन क्या होता है, यहाँ x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, तो x हर एक रियल नंबर लेता है, आप ये जानते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, sin x का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, अच्छा रेंज क्या होता है, डोमेन तो हो गया, डोमेन x बिलोंग। अब देखिए रेंज क्या होता है इसका, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं sin x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। ठीक है, अब इसके हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो sin x का रेंज क्या होता है, -1 से 1, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब sin x का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, जानते वो भी है आप लोग, लेकिन हम एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, sin x का ग्राफ किस तरह का होता है। देखिए ये सब तो आपको पता होगा कि sin x 1 कब होता है, -1 कब होता है, 0 कब होता है, 1/√2 कब होता है, √3/2 कब होता है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए आप, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास π/2 सॉरी पाई 3π/2 2 पाई। ठीक है, 2 पाई के बाद 5π/2, 5π/2 के बाद 6 पाई। ठीक है, निगेटिव में आए -π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई -2 पाई के बाद -5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए π/2 पे वैल्यू कितना होता है, 1, और ये -π/2 पे कितना होता है, -1। ठीक है, और ग्राफ किस तरह का होता है, कुछ इस ग्राफ ऐसा होता है। देखिए ध्यान से, ठीक है, कुछ इस तरह, और निगेटिव एक्सिस में देखिए ठीक है। देखिए तो sin x का ग्राफ जो है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये sin x जो है y इक्वल्स टू sin x, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अभी आपको ये नहीं पता है कि क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन आगे, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन लिख के रख लीजिए, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन with period 2 pi, with period 2 pi। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल्स टू sin x का डोमेन रेंज, और ये उसका ग्राफ। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं अगले फंक्शन पे। देखिए मैं इतना अज्यूम करके चलता हूं कि sin x cos x में अब अलग अलग वैल्यूज आपको पता होंगे, जैसे कि मतलब 90 के लिए आपको जो वैल्यू होता है, ठीक है,
135 डिग्री के लिए जो होता है, ये सब आपको पता होगा, ये सब आपको निकालना आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो वो भी खैर मैं बता दूंगा, लेकिन आपको इतना जरूर आना चाहिए कि 30, 90 ये सब का वैल्यू आना चाहिए, याद होना चाहिए। मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, साइन 90 का, मतलब 30, 60, 90, 45, इनके लिए आपको हर एक वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। हर एक का मतलब साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सबका, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। चलिए, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, अब y इक्वल्स टू cosec x, ठीक है। देखते हैं y इक्वल्स टू cosec x का डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ। अब देखिए इसका डोमेन क्या होता है, ठीक है। इसका डोमेन क्या होता है, तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग, कहां कहां साइन x 0 होता है, बताइए। साइन x 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, तो उन सब जगह पे तो cosec x डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। cosec x क्या हो जाएगा, 1/0। cosec x क्या होता है, 1/sin x। तो जहां जहां sin x 0 होता है वहां वहां cosec x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में ये जो है cosec x जो है कहां कहां डिफाइन नहीं होगा, तो ये n पाई पे डिफाइन नहीं होगा, जहां n कोई इंटीजर होगा, जैसे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑल रियल नंबर होगा एक्सक्लूडिंग n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब इसके रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन x का रेंज क्या होता है, -1 से 1, ठीक है। तो उसका ये रेसिप्रोकल है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -1 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। क्योंकि ये cosec x -1 और 1 को होल्ड करता है, लेता है, देता है मतलब वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका ग्राफ, इसका ग्राफ किस तरीके का होता है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ को देख लेते हैं। इस साइड तक दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ, दिख रहा है। तो अब देखिए इसके ग्राफ को हम देखते हैं, तो ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, और इधर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ठीक है। अब देखिए 1 -1, अब देखिए ग्राफ कैसा होता है, तो देखिए 0 पे ये इंफिनिटी को टेंड करता है, और आपका π/2 पे ये होता है आपका, देखिए ज्यादा पतला हो गया, ठीक है। मैं मिटा के पूरा ग्राफ बनाता हूँ एक साथ, ये सब आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर मैं एक बार ग्राफ बनाता हूँ पूरे बोर्ड में भर के, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। चौक छोटा हो गया, इसको हटाना होगा। देखिए सीधा नहीं बढ़ रहा, ग्राफ सीधा
एक्सिस तो सीधा बनना चाहिए ना ग्राफ बनाने के लिए। सीधा तो अभी नहीं बना। चलिए बट अब ये लास्ट अटेम्प्ट, ये है सीधा, ठीक है, ये आपका एकदम सीधा है, स्ट्रेट है। अगर नहीं भी होगा तो अब मैं दोबारा बनाने वाला नहीं हूं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं cosec x का कैसा होता है। तो देखिए 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई एंड सो ऑन आगे जाता है, ठीक है। ये माइनस पाई, सॉरी माइनस पाई नहीं, ये तो पाई बाई 2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2 और ये आपका माइनस 2 पाई, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ इसका, ठीक है। तो देखिए 0 पे ये इंफिनिटी को टेंड करता है, ये 1 ले लीजिए क्योंकि 1 से ऊपर ही रहेगा ग्राफ, या फिर -1 से नीचे रहेगा। 1 से -1 के बीच का वैल्यू cosec x नहीं देता। अब देखिए ये इंफिनिटी को टेंड करता है, पाई बाई 2 पे ये कितना होता है 0, और फिर पाई पे ये किसको टेंड कर जाता है इंफिनिटी को, ठीक है। ठीक है, अब देखिए फिर अब देखिए पाई से जैसे ही आगे बढ़ता है ये माइनस इंफिनिटी पे चला जाता है, और माइनस इंफिनिटी से जब 3 पाई बाई 2 पे आता है तो ये 1 देता है, -1 देता है वैल्यू। तो देखिए 3 पाई बाई 2 पे यहाँ पे -1 आ रहा है, फिर ये 2 पाई पे कहाँ चला जाता है माइनस इंफिनिटी पे, ठीक है। और फिर जब देखिए फिर जब 2 पाई से आगे बनाएंगे तो फिर ये इस तरह का होगा, फिर उसके आगे फिर इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह से रिपीट होता जाता है। अब देखिए माइनस पाई से 0 के बीच में कैसा होगा, तो देखिए माइनस पाई से 0 के बीच में माइनस पाई से 0 के बीच में ऐसा हो गया, ठीक है, इस टाइप का। देख पा रहे हो आप अच्छी तरह से। अब देखो फिर माइनस पाई से -2 पाई के बीच में कैसा हो जाएगा, तो माइनस पाई से -2 पाई के बीच में कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा, और ये आपने पहले से भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में ग्राफ आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू cosec x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले फंक्शन को, अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए y इक्वल्स टू मैं क्या लिखता हूँ cos x, ठीक है। देखिए cos x का रेंज क्या होता है, तो देखिए सॉरी cos x का डोमेन क्या होता है, तो cos x हर एक वैल्यू लेता है, ठीक है। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ cos x डिफाइन नहीं है, तो x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब इसका रेंज क्या होता है, डोमेन तो हो गया, डोमेन x बिलोंग्स टू r। अब रेंज की अगर हम बात करें, इसका रेंज क्या हो जाता है, तो इसका रेंज होता है -1 to 1, ठीक है। अब देखिए ग्राफ इसका कैसा होता है, तो देखिए ग्राफ ये अगर 0 पाई, सॉरी थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, पाई, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ठीक है।
इधर -π/2, इधर -π, -3π/2, -2π, -5π/2। ठीक है। अब देखिए cos x कहां से कहां तक का वैल्यू लेता है, -1 से 1, इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं लेता है, मतलब इसके ऊपर तो ग्राफ जाएगा ही नहीं, है इससे नीचे आएगा। अब देखिए ग्राफ कैसा होता है, तो देखिए cos x 0 पे कितना वैल्यू 1 देता है, 90 पे 0, ठीक है, फिर पाई पे -1, फिर 3π/2 पे 0, ठीक है, 3π/2 पे 0, 2π पे 1 और 5π/2 पे 0। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, cos x का ग्राफ इस तरह का हो जाता है, ध्यान से देखिए। मतलब समझिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ग्राफ। ठीक है, और इस तरफ भी वही कंटिन्यू हो जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। देखिए तो n पाई पे जो है cos x का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, n पाई पे cos x का वैल्यू 0 आता है, -2π, -π, पाई, 2π, ये सब पे 0 आता है। ठीक है, इसी तरह इस तरफ भी ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा और इस तरफ भी ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। देखिए इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, cos x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है बट आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इसके ग्राफ को भी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट्स में, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन ये डिफरेंस ना ये भी यहीं से शुरू होगा। ठीक है, मतलब ये चोटी सबका सेम होगा, मैक्सिमम वैल्यू सबका 1 जाएगा और ये चोटी भी सेम होगा, मिनिमम वैल्यू सबका -1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको आई होप कि स्क्रीन पॉज करके आप लोग नोट कर रहे होंगे, मैं मिटाता हूं। अब देखते हैं y इक्वल्स टू sec x, sec x। ठीक है, तो अब y इक्वल्स टू sec x के डोमेन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने क्या बात किया, sec x किसके इक्वल होता है, 1/cos x के। ठीक है, और देखिए जहां जहां cos x 0 हो जाएगा वहां वहां तो sec x डिफाइन नहीं होगा, यानी कि जहां जहां cos x 0 हो जाएगा वो पॉइंट sec x के डोमेन में नहीं होगा। ठीक है, तो कहां कहां cos x 0 होता है, तो अभी मैंने बताया है कि n पाई पे, तो वो n पाई sec x के डोमेन में नहीं आना चाहिए, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग n पाई। ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग n पाई। ठीक है, अब देखिए सॉरी ग्राफ मैंने क्या बनाया था, एक सेकंड। देखिए ग्राफ कुछ इस तरह का था ना, cos x का ग्राफ ये था। देखिए ये था 0, पाई, 2π, नहीं ये π/2 था, तब ना cos 90 पे 0 होता है। ये था आपका पाई, ये था आपका 3π/2, ये था आपका 2π एंड सो ऑन चलता गया था। ठीक है, इस तरफ भी ये था आपका -π/2, ये था -π, ये था आपका -3π/2 और ये था -2π। ठीक है, ये था आपका। अब देखिए 0 कहां हो रहा था, मैंने देखिए यहाँ पे तो 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो -1 हो रहा है, 1 हो रहा है। n पाई पे तो -1 या 1 हो रहा है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि देखिए n पाई पे 0 हो रहा है।
नहीं, n पाई पे जीरो नहीं हो रहा है, देखिए n पाई बाई 2 पे जीरो हो रहा है, देखिए पाई बाई 2 पे जीरो है, 3 पाई बाई 2 पे जीरो है, माइनस पाई बाई 2 पे जीरो है, माइनस 3 पाई बाई 2 पर जीरो है, ठीक है। तो देख पाइए आप यहां से देखिए कि ये n पाई पे जीरो नहीं है, बल्कि ये 2n पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे जीरो है, ठीक है। 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 पे जीरो है। तो वही चीज मैं समझाना चाहता था कि ग्राफ में मैंने इंटरप्रेट कर दिया था, आपको मुंह से निकल गया था, देखिए मैंने बनाया सही था। देखिए आपका 3 पाई बाई 2 पे ही ग्राफ में जीरो हो रहा था, पाई बाई 2 पर ही जीरो हो रहा था, आपने कॉपी में बनाया होगा तो आप देख सकते हो। लेकिन हाँ थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं उसको। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये sec x के डोमेन में क्या नहीं होगा, तो r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ n क्या होगा, कोई इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ n को इंटीजर रखते जाओ आप, हर एक वैल्यू आता जाएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए sec x का रेंज क्या होता है, तो देखिए अभी हमने देखा कि cos x का रेंज क्या था, -1 से 1। तो इस बिहाफ पे sec x का रेंज क्या हो जाएगा, तो sec x का रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इंफिनिटी, -1 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके ग्राफ की हम अगर बात करें, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए 0 पाई बाई 2 पाई, ठीक है, पाई के बाद 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड सो ऑन जाएगा, लेकिन अब हम लिखते नहीं, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई में होगा, माइनस पाई बाई 2 के बाद होगा आपका माइनस पाई, माइनस पाई बाई 2 के बाद होगा माइनस पाई, उसके बाद होगा माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है, उसके बाद होगा माइनस 2 पाई एंड सो ऑन इधर आता जाएगा। अब देखिए cos x का ग्राफ कैसा था, इस तरह का था, तो देखिए तो sec x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, sec x का ग्राफ हो जाएगा इस तरह का, ठीक है, क्योंकि जहां cos x जो आपका 1 है वहां तो sec x भी 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आपका cos x 0 है वहां sec x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये इस तरह का हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये है -1, ठीक है। तो अब देखिए कि फिर ग्राफ जो है कैसा हो जाएगा, उसके बाद पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में cos x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह का, आपने देखा होगा पहले से, ठीक है। फिर आप देखिए क्योंकि पाई बाई 2 पे 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है और पाई पे -1 होता है, तो cos x, तो जहां जहां cos x 0 वहां sec x इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो और लेकिन आप जानते हैं कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड और थर्ड, और सेकंड और थर्ड में cos जो होता है निगेटिव होता है, तो नीचे रहेगा। और इसी तरह फिर अगला बनेगा इस तरह से, ठीक है। और इधर आ जाइए आप, तो फिर ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ग्राफ आपका हो जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। आपका माइनस पाई पे हो जाएगा -1 और -3 पाई बाई 2 पे इंफिनिटी और माइनस पाई बाई 2 पर भी इंफिनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो आएगा कुछ इस तरह का आएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, -3 पाई बाई 2 से लेके -5 पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, -5 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कुछ इस तरह का जाएगा, फिर देखिए फिर नीचे, फिर अगला टर्म ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल्स टू sec x का ग्राफ, नोट कीजिए इसको। चलिए तो अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करेंगे।
चलिए अब अगला आता है y इक्वल्स टू tan x, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो जाता है, तो इसका डोमेन हो जाता है स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए tan जो है कहां कहां नॉट डिफाइंड होता है, 90 पे, फिर आपका 270 पे यानी कि 3π/2, 5π/2, इन सब वैल्यूज पे नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। बाकी सब जगह डिफाइंड होता है। तो डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 को छोड़ के, 2n + 1 π/2 को छोड़ के हर एक रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, ठीक है। सिर्फ tan π/2, tan 3π/2 क्या होता है, देखिए tan 3π/2 क्या होता है, tan π + π/2, π + π/2, tan π + थीटा क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव की निगेटिव, बताइए। tan पॉजिटिव होता है तो यहां से हो जाता है tan π/2, tan π/2 दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो π/2, 3π/2 ये सब पे डिफाइन नहीं होता है। तो tan x के डोमेन जो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 है, ठीक है। डोमेन में ऑल रियल नंबर जा सकता है 2n + 1 π/2 को छोड़ के, ठीक है। अब रेंज की बात करें तो tan x का रेंज क्या होता है, तो देखिए tan x का रेंज क्या होता है, -∞ से लेके इंफिनिटी, क्योंकि देखिए -π/2 पे tan x का वैल्यू क्या होता है, -∞, वही tan π/2 पे क्या होता है, इंफिनिटी, बीच में 0 1 सब आता है, -∞ से इंफिनिटी, क्योंकि कंटिन्यूअस ग्राफ है तो -∞ से लेके इंफिनिटी तक का हर एक वैल्यू लेता है। तो इसका रेंज हो जाता है -∞ to ∞। अब इसके ग्राफ को हम देखें तो ग्राफ इसका कैसा होता है, तो देखिए 0 π/2 π 3π/2 2π एंड सो ऑन, ठीक है, चलता जाएगा। अब देखिए -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए -π/2 पे कहां होता है, -∞, 0 पे कहां होता है 0, और फिर देखिए +π/2 पे कहां पहुंच जाता है, इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया उसका ग्राफ। देखिए ये एग्जैक्टली सटता नहीं है, टेंड करता है, ठीक है, -∞ को ये टेंड करता है, π/2 और -π/2 तो इसके डोमेन में है ही नहीं, तो उस पे तो ये वैल्यू देता ही नहीं है, ये टेंड करता है उसको, ठीक है। यहां पर भी देखिए टेंड करता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, tan पर इंफिनिटी का भी किसी के इक्वल, इंफिनिटी का कोई वैल्यू होता है नहीं, इंफिनिटी हमेशा टेंड करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से टेंड कर जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर π/2 से जैसे ही आगे बढ़ते हो थोड़ा सा π/2 प्लस पे जाते हो, वैल्यू हो जाता है -∞, फिर π/2 पे आते हो तो सॉरी पाई पे आते हो तो कितना हो जाता है वैल्यू 0, और फिर 3π/2 पे जाते जाते +∞, ठीक है। इस तरह का ग्राफ हो जाता है। देखिए एग्जैक्टली ग्राफ थोड़ा सा स्केचिंग मेरा खराब है तो ग्राफ थोड़ा सा खराब बन रहा है, बट आपको क्लियर हो रहा होगा, और बुक्स में देखेंगे किसी भी बुक्स में तो इनका ग्राफ दिया हुआ होगा, ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं ग्राफ इसी तरह का होगा, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ देखिए -3π/2 से आगे थोड़ा सा ये -∞ को टेंड करता है, -π पे 0, और -π/2 से थोड़ा नीचे ये जब रहता है कम रहता है तो ये इंफिनिटी को टेंड कर जाता है, +∞ को, ठीक है। इसी तरह जो है ग्राफ रिपीट होते जाता है, हर एक इंटरवल के लिए यही ग्राफ रिपीट होते जाता है, ठीक है। फिर यहां से शुरू होगा कुछ ऐसे और ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर इधर यहां से कहीं से शुरू होगा और कुछ इस तरह चला जाता है, ठीक है।
तो इसके ग्राफ को भी नोट कीजिए, ठीक है। फिर एक और फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचा cot x, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला जो है हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल्स टू cot x, ठीक है। तो इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन में हर एक रियल नंबर आता है उन नंबर्स को छोड़ के जिस पे tan x 0 हो। tan x 0 कहाँ होता है, तो n पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। तो tan x n पाई पे 0 होता है, तो cot x के डोमेन में n पाई नहीं होगा, बाकी सारा रियल नंबर होगा। तो डोमेन जो होता है आपका कहां क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, ठीक है। अब रेंज की हम बात करें तो देखिए tan x जो है उसका रेंज क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो cot x का रेंज भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा, क्योंकि cot x क्या है 1/tan x, cot x इज इक्वल्स टू 1/tan x। तो जब tan x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक बिलोंग करता है तो cot x भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इन चीजों में अगर कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके जरूर बताएंगे। मैं ये सब समझ के चल रहा हूँ इसलिए ये सब आता होगा आप लोगों को, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये मान के चल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पहले से आती है, ठीक है। मैं उसको रिकॉल करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो रेंज तो ये हो गया, ठीक है। अब ग्राफ को भी डिस्कस करें, ठीक है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने जब देखा था तो ग्राफ कैसा बना था। ठीक है, तो देखिए 11th के बच्चों को वही ग्राफ में पढ़ाता है, यही ग्राफ। तो बहुत धीरे धीरे 2-3 ग्राफ एक क्लास में डील करता है, ठीक है। और पॉइंट मार्क कर करके हर एक पॉइंट्स को मार्क कर करके फिर मैं ग्राफ को मिलाता, ठीक है। लेकिन आप लोग ग्राफ देख के हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। तो देखिए 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। और यही आपका माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 माइनस 2 पाई, ठीक है। अब देखिए तो देखिए कॉट जो है, कॉट का ग्राफ, ठीक है। कॉट कब इंफिनिटी को टेंड करता है, 0 पे, पाई पे, इन सब वैल्यू पे, ठीक है। तो देखिए जब कॉट जो है 0 से हल्का सा ज्यादा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमेशा कॉट एक्स पॉजिटिव होता है, हर एक साइन, हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो 0 से जब हल्का आगे होगा तो वो प्लस इंफिनिटी होगा कि माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी होगा क्योंकि पॉजिटिव होता है। तो ये यहां से शुरू होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि cot x जो है वो n π/2 पे 0 होता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आएगा π/2 पे तो 0 हो जाएगा, फिर ये पाई पे माइनस इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है। पाई पे कहाँ चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। क्योंकि देखिए पाई का मतलब पाई से हल्का सा पीछे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना cot x, तो निगेटिव तो माइनस इंफिनिटी होगा। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से आगे बढ़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है। तो यानी कि थर्ड में भी सॉरी पाई से जैसे ही आगे जाएगा, ठीक है। पाई से जैसे ही आगे जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना cot x, और जब cot x पॉजिटिव होगा तो पाई पे से आगे जो वैल्यू आएगा, ठीक है। cot पाई पे कितना, cot x जो है पाई पे कितना वैल्यू देता है, इंफिनिटी को टेंड करता है। अब इंफिनिटी में भी वो माइनस इंफिनिटी को टेंड करता है कि इंफिनिटी को, ये देखना है। तो पाई से आगे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है तो वो ये प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो फिर यहाँ से ग्राफ जो है आपका ये हो गया एसिम्प्टोट। ग्राफ जो है इस तरह से स्टार्ट होगा,
इस तरह से आएगा और फिर ये इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहां से भी ऐसे कुछ आएगा, शुरू होगा, थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो जा रहा है, स्केचिंग बढ़िया नहीं है मेरा, एसिम्पटोट को ड्रॉ करके बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ टेंड कर रहा है ये प्लस इंफिनिटी को, यहाँ देखिए n पाई बाई 2 पे 0 और फिर ये इस तरह से, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि अब ग्राफ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ठीक, फिर इसी तरह कंटिन्यू होगा कुछ इस तरह, यहां से स्टार्ट होगा, ये ऐसा आएगा और फिर ये ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि अब कॉर्टेक्स का भी ग्राफ क्लियर हो जाएगा, इधर भी इसी तरह ग्राफ कंटिन्यू होगा और इस तरह भी ग्राफ कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यहाँ पे मैंने डोमेन डिस्कस कर दिया, रेंज डिस्कस कर दिया, उसके ग्राफ को मैंने डिस्कस आपको रिकॉल करवा दिया, ठीक है। अगर आप ग्राफ पहले से नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए, और अगर कोई डाउट हो इन सब में, आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में मैसेज करके बताएंगे, मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, आज से मैं प्रॉब्लम सेशन भी लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, जो कि एडवांस पर्पस से है, ठीक है, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। अब इससे अगले लेक्चर में हम फंक्शन के अगले लेक्चर में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ठीक है। मैं हर एक आइडेंटिटीज को एक बार रिकॉल करवा दूंगा जो आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। जो आइडेंटिटीज आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, पावर रिड्यूसिंग, आपका 2a फॉर्मूले, 3a फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, आपका वो एपी वाला सम का फॉर्मूला, ये सब मैं अगले क्लास में रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। एक बार मैं अच्छी तरह से वो सब आपको याद दिला दूंगा, ठीक है, लिखवा भी दूंगा। उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में कि जनरल सॉल्यूशन वगैरह को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन को, और उसके बाद फिर अगले फंक्शन पे मूव करेंगे। तो अगला क्लास में हमारा यही होगा, ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये आइडेंटिटीज वगैरह, फिर जनरल सॉल्यूशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। और इनइक्वालिटी भी, थोड़ा इनइक्वालिटी को कैसे ये जब ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी आता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।